आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके पास वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी फर्स्ट ईयर का छोटा वन चैप्टर है, इस वजह से जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है जो कि आपके पास पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम लोगों ने मेन पढ़ना है, वर्क क्या है, पावर क्या है, पावर के फार्मूले, एनर्जी क्या है, कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, फिर इनकी इंटर कन्वर्जन, और इस चैप्टर से जो मेन ग्राफ्स आते हैं वो सीखने हैं बस। ठीक है, और कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, और एमसीक्यू से इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएंगे। अभी हम थ्योरेटिकल कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है वर्क के बारे में। ठीक है, कि वर्क क्या होता है। वर्क को समझने के लिए एक उसकी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, लाइक अगर आप समझेंगे, और एक आपकी नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर हम वर्क की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन वी सेड दैट वर्क इज़ डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी। कि अगर मैं किसी एक बॉडी को, ठीक है, सपोज़ ये एक बॉडी है, मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में, लाइक एक पत्थर पड़ा और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ और अब बॉडी कवर सम डिस्टेंस, और वो जो पत्थर है वो थोड़ा सा यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर ले। ठीक है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो ऊपर कवर कर ले, नीचे कवर कर ले, मैंने फोर्स लगाया और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कहूँगा वी सेड दैट वर्क इज़ डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी। कि एक वर्क हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, जो मैंने फोर्स लगाई है उसकी वजह से। अब इसमें डायरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, वो इस सेंस में रोल है कि डायरेक्शन की वजह से वर्क की टाइप्स बनेंगी, इधर इट इज़ पॉजिटिव, इधर इट इज़ नेगेटिव, इधर इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो गई वर्क की सिंपल सी डेफिनेशन। इसके अलावा वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होती है। मैथमेटिकल डेफिनेशन में बोलूँ तो इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो समझने की चीज़ है वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जब मैं दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूं और रिजल्टेंट में भी मुझे एक नया वेक्टर नजर आए, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्टेंट आपके पास स्केलर आए, तो वो या तो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट या वो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि मैं दो वेक्टर को, दो डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करूं और एक मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी रिजल्टेंट में आए, दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं आपके पास, एक वर्क डन और एक पावर, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वर्क डन का फार्मूला है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ एस से भी जाया करते हैं और एरो इंडिकेट्स द वेक्टर, एफ आर से भी और एफ डी से भी। ठीक है, अब इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट जो है फोर्स का जैसे न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल के। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के बजाय इसकी स्केलर फॉर्म में लिखूं तो मेरे को उसके लिए एक एंगल सपोज करना पड़ेगा, तो एंगुलर फार्मूला बनाना पड़ेगा जो कि हमारे पास बन के आ चुका है, और वो फार्मूला है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एंगल की वजह से और डायरेक्शन की वजह से आपके पास वर्क की जो है टाइप्स बनती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अब उन टाइप्स को देखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स सबसे पहले बात करेंगे तो टाइप्स इसकी पहली होगी पॉजिटिव, दूसरी इसकी कहलाती है नेगेटिव, और एक और होती है ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, ठीक है, अब सवाल इतना सादा सा नहीं देते हैं, वो सवाल मुश्किल तरीन देते हैं, तो सवालों को बहुत ध्यान से समझना है। कभी कभार आसान भी देते हैं, कभी कभार मुश्किल भी देते हैं। ठीक है, अच्छे से पहले कि वर्क डन तो बात समझ आ गई। तो वर्क डन के बारे में है कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स की वजह से भी हो सकता है और वेरिएबल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है,
यानी अगर मैं एक बॉडी को कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा हूँ तो भी उसमें वर्क डन हो सकता है, और मैं उसमें थोड़ी देर हाई फोर्स लगाऊँ फिर लगाऊँ वेरिएट करे उसमें फोर्स, तो वो भी वर्क डन हो सकता है। ठीक है, अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो पहला है आपके पास पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन वो कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, ज़्यादातर इसको समझने के लिए सिंपल सी बात ये है कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं उसी डायरेक्शन में या उसी के क्वाड्रेंट में जो है आपके पास वर्क डन हो, दैट इज़ द पॉजिटिव वर्क डन। कभी कभार एग्जाम में आपके पास जो है वो एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखने की ज़रूरत है। दैट इज़ द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग विच इज़ द पॉजिटिव वर्क डन एंड द बॉडी लिफ्टेड, दैट इज़ ऑल्सो आ पॉजिटिव वर्क डन ड्यू टू द लिफ्टिंग फोर्स। ये आपकी बुक की लाइन है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो 0 से लेके 90 एंगल की जो कहानी है ना, वही सेम कहानी होती है 270 से लेके 360 डिग्री। 0 से 90 के जो एंगल हैं आप उनको 270 से जो 360 हैं वो दोनों को सेम सपोज करोगे। लाइक यहाँ पर आपके पास 30 हो गया, 30 एंगल 0-30, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहानी दोनों की सेम है। 270 से 360 की जो कहानी है वो 0 से 90 की कहानी, ठीक है, वो 0 से 90 की कहानी होगी। समझ आ गई। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है कि जो आपके पास वर्क डन का अगर मैं फार्मूला लिखूँ W=F(s) cos थीटा, तो जो इसमें ये जो थीटा है ना, ये होना चाहिए 0 से लेके 90 के दरमियान तक, यानी 0 से बड़ा, ये 0 है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं तो यहाँ से लेके इसके दरमियान के अंदर जो ये आपके पास एंगल होगा ये एक्यूट एंगल। तो पॉजिटिव वर्क डन में थीटा 0 से लेके 90 के दरमियान होगा तो आपके पास पॉजिटिव वर्क डन कंसिडर करेगा। इस चीज़ को कैसे समझेंगे, कॉस थीटा के फैक्टर से। कॉस जो 0 है, जो कॉस 0 है, हम एंगल निकालना भी सीखेंगे। जो कॉस 0 है वो 1 के बराबर आ जाता है, और जो कॉस 90 है वो 0 के बराबर आता है। तो ये चीज़ जो है वो सॉरी गलती कर दी, कॉस, एक मिनट, हाँ, जो कॉस 0 है वो 1 के बराबर आ जाएगा, और कॉस 90 जो है वो आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं जो कॉस 0 की वैल्यू यानी 0 डिग्री पर जो है आपके पास पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन होगा। यानी ये बात क्या है कि अगर मैं एक बॉडी पे फोर्स लगाऊं और उसी बॉडी जिस डायरेक्शन में उसकी फोर्स लग रही है उसी में वो वर्क डन करे, तो ये वो कहलाता है मैक्सिमम वर्क डन, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन। वो किस पे होगा, 0 पे होगा। सिंपल सी भी बात कभी कभार वो पूछ लेता है कि विच एंगल बॉडी कवर पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन विच इज़ द 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है उसके बाद भाई अभी जो मैंने आपको बात की कि 0 से लेके 90 और 270 से 360 की कहानी सेम होती है। तो ग्रेटर देन 270 एंड लेसर देन 360 आर ऑल पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन हम कहते हैं कि बॉडी का जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, ऐसे एंगल बनाने वाले को हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। अब सवाल किस तरह देगा, सवाल वो एंगल दे आपको दे दे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और सपोज 180 डिग्री या 210 जो भी। अब आपको बोल दे विच इज़ द नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन कौन सा होगा, जो 90 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, दैट इज़ द नेगेटिव वर्क डन। इतना सिंपल सा सवाल ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है। ठीक है,
अब इसके अलावा एग्जाम्पल भी कभी कभार पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल है आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी बीइंग लिफ्टेड। सिंपल सिंपल सी कभी कभार ये पूरी की पूरी लाइन उठ के आ सकती है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी बीइंग लिफ्टेड, ठीक है। चूंकि ऊपर होता है क्या, जब बॉडी लिफ्ट हो रही होती है तो डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर कर रही होती है और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो ये दोनों की अपोजिट फोर्सेस की वजह से आपके पास नेगेटिव वर्क डन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक वर्क मैं इसको फोर्स यूँ लगाऊं और डिस्टेंस यूँ हो तो डैट इज़ द नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन के बारे में दो स्टेटमेंट याद रखनी है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नेगेटिव और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि उन दोनों में वो 90 से 270 के दरमियान एंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं और आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल सा रखना है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, दे बोथ आर नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं उसके बाद मिनिमम वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन या मिनिमम वर्क डन भी अगर कोई पूछ ले, देखो जीरो से भी छोटा अगर कोई आ जाए आपके पास तो वो जीरो से भी मिनिमम कोई चीज़ हो सकती है, एज यू नो एज इन द इंटीजर, ठीक है। तो ज़ीरो हम सबसे छोटा मानते हैं तो नेगेटिव वैल्यू उससे भी छोटी होती हैं। तो अगर आपसे कोई बोल दे विच एंगल देकर बोल दे विच कॉज मिनिमम वर्क डन, कौन मिनिमम वर्क डन करवाएगा, तो आप क्या बताएंगे, थीटा 180 डिग्री कॉस मिनिमम वर्क डन। इसी थीटा एंगल डिग्री वाले एंगल को भी हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन। दिस एंगल कॉज नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन। तो मिनिमम वर्क डन भी कहेंगे इसको और नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन भी कहेंगे, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम cos 180 निकालते हैं तो आपके पास आता है -1 और -1 इज ग्रेटर देन मतलब मिनिमम देन 0। ये +1 वाला यानी 0 डिग्री ये आपके पास हो गया पॉजिटिव मैक्सिमम और ये -1 यानी 180 डिग्री वाला ये हो गया नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। और ये आपके पास मैक्सिमम वर्क डन, ये आपके पास मिनिमम वर्क डन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ज़ीरो वर्क डन। इससे तो सवाल कभी कभार लाजमन पूछ ही लेता है वो, ठीक है। अब ज़ीरो वर्क डन की कहानी क्या है आपके पास, ज़ीरो वर्क डन की कहानी ये है कि भाई 90 पे तो आपके ज़ीरो वर्क डन बनाता है, ठीक है। ज़ीरो से कभी कभार वो पूछ भी लेता है। ज़ीरो वर्क डन एक तो 90 बना रहा है और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि 270 से लेके 360 तक 270 से लेके 360 तक आपके पास क्या बना रहा होता है, पॉजिटिव बना रहा होता है। तो एक तो आपके पास 90 के बारे में आपने रखना है ये ज़ीरो बना रहा है और 270 के बारे में आपने रखना है कि वर्क डन ज़ीरो बना रहा है, ठीक है। उसके अलावा 360 डिग्री के ऊपर भी ये ज़ीरो बना रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो सोचने की ज़रूरत है आपके पास। देखो 270 पे ज़ीरो वर्क डन बनाता है ये, ठीक है, ठीक है। लेकिन 270 से 360 के दरमियान ये पॉजिटिव वर्क डन देगा, तो 270 ज़ीरो देगा और 360 भी ज़ीरो देगा। लेकिन 360 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं कि कैसे ये 360 पे ज़ीरो वर्क डन देगा। इसकी एक लंबी कहानी और इससे सवाल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक लाइन है बुक की कि नेगेटिव वर्क डन कॉज बॉडी स्लो डाउन एंड रिड्यूस इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, कभी कभार इस तरह सादी सी बात भी पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो वर्क डन की हम लोग की बात थी कि कैसे जो है वो 360। देखो 360 कोई एंगल अगर कवर करता है इसका मतलब है उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा। 360 का कवर करने का मतलब है जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ वो उसी पॉइंट पे आके वो उस जगह पे आके रुक गया। इसका मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 360 कवर करने का मतलब वो एक सर्कुलर मोशन लाइक कवर कर रहा है। तो जो जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए दैट्स मीन कि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ।
दैट्स मीन वर्क डन वुड बी ज़ीरो। देखो वर्क डन के लिए जो मेन चीज़ है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फोर्स लगती रहे, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, वर्क डन ज़ीरो। वर्क डन के लिए फिर बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसे? जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो बेटा एनर्जी चेंज आएगा। असल में जो मेन चीज़ है वो है वर्क डन। वर्क डन कब होगा? जब आपके पास चेंज इन एनर्जी आएगा। इसी के बारे में आपको एक सवाल भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। सवाल करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप वर्क डन लीनियर सरफेस पे हो रहा हो, सिंपल सी सरफेस पे वर्क डन हो रहा हो, तो वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी ले सकते हैं। और अगर वर्क डन आपके पास किसी हाइट पर हो रहा हो तो हम वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ले सकते हैं। समझ आ गई? अगर वो लीनियर सरफेस नॉर्मल सादी सी सरफेस पे वर्क डन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ले सकते हैं। और वर्क डन अगर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रहा है तो आपके पास क्या कर हाइट पे हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ले सकते हैं। अब एनटीएस का इसी तरह आपके पास सवाल आ गया था। सिंपल सा सवाल था आपके पास, आपको एक बॉडी का मास गिवन था, सपोज 80 ग्राम मास गिवन है और आपके पास हाइट गिवन है 10 मीटर और आपसे पूछा हुआ था व्हाट इज वर्क डन बाय दिस बॉडी, ठीक है। एक 10 मीटर हाइट के ऊपर 80 किलोग्राम मास है, बता इसने कितना वर्क डन किया। अब बच्चा जब ये डायरेक्ट सवाल देखता है तो उसको फौरन याद आता है कि हाइट पर है तो वर्क डन का तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ले सकते हैं और वो फार्मूला लगाता है mgh और यहाँ से वो निकालेगा सपोज 80, यहाँ से g को अगर वो 10 ले ले और हाइट भी 10, 80 क्रॉस 100 और ये कुछ 8000 के करीब हो जाएगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका जवाब हो जाएगा गलत। पूछे क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई है कि वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी है, एनर्जी चेंज आना ज़रूरी है। अभी तो मैंने यहाँ पे कहीं जिक्र ही नहीं किया था सवाल में कि बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट टेक किया है, ठीक है। बॉडी तो सिंपल हाइट पे खड़ी हुई है एक मास जो हाइट पे खड़ा हुआ है उसने कोई वर्क डन तय नहीं किया। तो वर्क डन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? वर्क डन ऑलवेज चेंज ड्यू टू द एनर्जी चेंज। वर्क डन कब होगा? जब एनर्जी चेंज होगा। इफ नो डिस्प्लेसमेंट कवर देन नो वर्क डन, ठीक है। तो यही कंफ्यूज करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें वो दे देते हैं और पूछ लेते हैं। तो वर्क डन के बारे में जो याद रखने की चीज़ है वो क्या है? चेंज इन एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? अब हमने कर लिया ज़ीरो वर्क डन, ठीक है। अब हम जाएंगे ज़ीरो वर्क डन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो MCAT के अंदर आती हैं, ठीक है। बेटा ज़ीरो कंडीशन इतनी आसानी से वो देता नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कि ज़ीरो कंडीशन वो सिंपल आपको ये नहीं कहेगा कि वर्क डन जो है वो 90 डिग्री पे हो रहा है तो ज़ीरो वर्क डन हो गया, 360 पे हो रहा है तो ज़ीरो वर्क डन है। वो आपको कुछ कभी कभार सेंटेंस ऐसे दे देता है तो उस हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब आपको वो सेंटेंस समझ में आ जाएगा देन आपको पता चल जाएगा ज़ीरो कंडीशन वर्क डन है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले नंबर पर है व्हेन होल्डिंग ऑब्जेक्ट एट एनी हाइट। ये तो अभी हमने पीछे कवर कर भी लिया कि अगर मैं किसी हाइट पे किसी बॉडी को सिर्फ होल्ड करके रखूँ और कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो रहा हो तो क्या है? वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी तो हो गई वही हाइट वाली की जो हमने पीछे सवाल भी सॉल्व किया। इसके अलावा वर्क डन हम लोगों ने बात की जिसमें 360 एंगल कवर हो, यानी कि सर्कुलर मोशन लाइक, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉइंट याद रखने की चीज़ है, ठीक है। अगर आपको बोल दे वर्क डन इतनी बात लिख दे उसके बाद नीचे एंगल वगैरह दे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्क डन ज़ीरो आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ज़ीरो। बिकॉज क्लोज पाथ में इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हुआ और आपके पास वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो। अब आपके पास है वर्क एक और इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ से कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा कि सर्कुलर मोशन है, बस आप जो है वो अपने जहन से याद रख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपके पास सवाल आ जाए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और आपको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन के हिसाब से वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो। अब कभी कभार वो ये स्टेटमेंट दे देंगे, वरना आपको क्या करेंगे, सपोज आपको एक डिस्टेंस दे दिया सपोज 10 मीटर और सेंट्रीपिटल फोर्स सपोज आपको दे दी 50 मीटर और आपको बोलेंगे वर्क डन निकाल दो। और अगर आपने इसको FD के तरीके से निकाला
तो आपने गलती की। आपको इतना सब कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सिंपल आपने देखा वर्क डन पूछा हुआ है और सेंट्रीपिटल फोर्स दी हुई है, डायरेक्ट आपने याद रख लेना है जस्ट इट इज़ 0 बिकॉज ऑफ द एंगल 360 डिग्री। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी है कि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो सेंटर में लग रही हो, और डिस्प्लेसमेंट तो हर टेंजेंट होता है ना, लाइक हर उससे 90 डिग्री पे होगा, सरफेस से 90 डिग्री पे, तो दैट्स वाई यहाँ पर 90 डिग्री आएगा और 90 डिग्री पे वर्क डन 0 हो जाता है। तो दैट्स वाई वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी भी दे दे, वर्क डन 0 आएगा, चाहे वो नंबर की फॉर्म में दे, चाहे वो सीधी सीधी बात पूछे। ठीक है, अब इससे इम्पोर्टेंट एक ग्राफ का सवाल भी होता है। आपके पास अगर कोई इस तरह का ग्राफ दे दे और आपको सपोज फोर्स दे और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे, नॉर्मली क्या होता है कि थीटा वो यहाँ से देगा। अगर वो थीटा यहाँ से देने लग जाए, यूं यहाँ से थीटा दे, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो है वो थीटा इस तरह से पढ़ा है। ठीक है, कुछ भी सपोज यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री 45 डिग्री लिखा हो, जो भी हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जब यहाँ पर थीटा होगा तो ये वाली पूरी जो सरफेस है ये 90 की हो गई, ये तो थीटा हो गया। बाकी बची सरफेस को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। जब आपको इस तरह को कोई वो मिले तो आपने याद रखना है, आपके पास जब अब फार्मूला जो बनेगा वो एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा ऊपर दिया होता, मुझे इस वाले के हिसाब से ऐड करना है, चूँकि मेरे को जो एफ और एस दोनों के दरमियान में है, मुझे तो ये वाला चाहिए। तो ये क्या आ रहा है 90 माइनस थीटा। और आप लोगों को इससे याद आ जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा के। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन का इस ग्राफ के लिए एक नया फार्मूला बन जाएगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस साइन थीटा। अब आपको 90 माइनस थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल ये थीटा पुट करना है साइन के साथ और एफ एस की वैल्यू पुट करनी है, जो भी आपको ग्राफिकली दी जाए। तो इस हिसाब के आपके पास ये फार्मूला सिंपल सा आपको ये वाला ग्राफ दे देगा और आपको पूछेगा इस पर कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अब ये सिर्फ वर्क डन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये हालत तमाम पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप प्रोजेक्टाइल वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि आपको वी नॉट दिया हुआ हो, ठीक है, और आपके पास जो है वो टोटल टाइम पूछा हुआ हो और ये वाला थीटा दिया हो, तो आप 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वही आपने वी नॉट साइन थीटा ओवर जी लगा दिया, और यहाँ पर सपोज ये थीटा दिया हुआ है, अब हमें ये वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे साइन 90 माइनस थीटा लगाएंगे ओवर जी। ये हालत आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया वर्क डन का, वर्क डन क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं, उससे रिलेटेड जो जो नॉर्मल सी टॉक्स थी, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो वर्क डन और इससे रिलेटेड सवाल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पावर और एनर्जी और बाकी चीज़ों को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।